नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग यूपीएसआई मार्क टेस्ट 2 में स्पेशल 10 क्वेश्चन का एक दूसरा सेट लेकर के आए हैं। लगातार आप लोगों को यूपीएसआई 2025 की भर्ती के लिए 10-10 क्वेश्चनों के स्पेशल सेट मैं आप लोगों को करा रहा हूं। इन 10 सवालों में मेरी कोशिश रहती है कि सभी तरीके की वो महत्वपूर्ण सवाल आपके पास तक पहुंचे जो यूपीएसआई के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज ये सेकंड सेट है स्पेशल 10 का। तो सेकंड टेस्ट में मैं 10 क्वेश्चन नए आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। देखते हैं आज के सेट का पहला सवाल क्या है। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये। क्वेश्चन ये है कि 731 पावर 732 को 9 से डिवाइड करें तो शेषफल जो आता है उसका नाम है ए। तो अगर हम इसको, ठीक है, अगर हम इसका इकाई अंक निकालें तो वो क्या होगा। ठीक, अब देखिए 731 पावर में 732, इसको डिवाइड किससे करो, 9 से करो तो शेषफल आएगा ए। तो 9 से डिवाइड करो तो भाई 9 से इसको काटो तो 9 अठे 72, बचा 1 और 1 11। ठीक है, तो 9 एक कम 9, बचा रिमाइंडर 2। ठीक, तो बेस का रिमाइंडर बचा 2। और अगर आप 9 का यूलर बनाएं तो 9 का मतलब होता है 3 गुणे 3। तो इसका यूलर बनाएंगे तो 3 का यूलर 2, इस 3 का गुणा तो 3 दूनी 6। तो 9 का यूलर आएगा 6। तो पावर को आप यूलर से डिवाइड करते हैं तो पावर जो है इसको यूलर नंबर 6 से आप डिवाइड करो। 6 एक कम 6, बचा 1, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12। तो पावर जो है वो यूलर नंबर से कट जाए। अगर पावर यूलर नंबर से कट जाए तो जो यूलर नंबर है वही पावर की जगह इस्तेमाल होता है। तो यहां पर आपका सवाल बन गया, बेस का रिमाइंडर आया 2, पावर का रिमाइंडर आया 6 और बटे में आया 9। अब देखो 2 की घात 6, 2 की घात 6 करोगे तो आएगा 64। और 64 को 9 से काटो तो 9 सते 63, बचा 1। तो 1/9। अब 9 से 1 में भाग नहीं होगा तो रिमाइंडर आ गया 1। ठीक है, और रिमाइंडर यानी शेषफल को कहा गया है ए, यानी ए का मान कितना आ गया है, 1 आ गया। अब पूछे हैं इसका इकाई अंक। तो सवाल है ए पावर 3 3 2 2 1 1 और ए का मान आया है 1। ठीक, तो भाई 1 के पावर करो 3 3 2 2 1 1। तो 1 के ऊपर चाहे जितनी पावर लगाओ, आंसर क्या आया, 1। ठीक है, तो इसका इकाई का अंक कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक, तो इकाई का अंक 1 हुआ। 1 कहीं लिखा नहीं, क्या लिखा है, ए, क्योंकि ए का मान कितना आया है, 1। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, डी। अगले क्वेश्चन पर आइए, सेकंड नंबर क्वेश्चन। अनिल 1500 रुपए प्रति पेन के रेट से 2 पेन बेचा। मतलब 1500 का पहला पेन बेचा, 1500 का दूसरा पेन बेचा, दोनों पेनों के सेलिंग प्राइस सेम। ठीक, उसने पहला पेन 25% के लाभ पर बेचा और दूसरा पेन 25% की हानि पर बेचा। तो पूरे लेन देन में कुल लाभ या हानि। देखें, अगर दो वस्तुएं हों और दोनों के एसपी बराबर हो, एक पर जितना लाभ हो दूसरे पर उतना ही हानि हो, तो टोटल बिजनेस में हमेशा लॉस होगा। कितना लॉस होगा, x² अपान 100% का। तो यहाँ x है 25, तो 25 का स्क्वायर 625, 100 से करो भाग। ठीक, तो टोटल लॉस x² अपान 100%। x² में 25 का स्क्वायर 625, 100 से काटो 6.25। तो टोटल हानि हुई 6.25%। अब 6.25% को फ्रैक्शन में हम क्या कहते हैं, इसको हम फ्रैक्शन में कहते हैं 1/16। तो कितने की हानि हुई, 1/16 की। मतलब अगर 16 में खरीदा है तो 1 की हानि हुई है, यानी कितने में बेचा है, 15। तो 16 में खरीदा, 1 की हानि हुई और 15 में बेचा। ठीक, पहले वाले हिस्से पर 25% लाभ,
दूसरे हिस्से पर 25% हानि, तो टोटल बिजनेस में कितनी हानि? तो टोटल बिजनेस में हानि 6.25%। तो याद रखना ये पूरे व्यापार की हानि है। पहली वाली हानि पूछे तो 25, दूसरी वाली पूछे तो 25 की हानि, लेकिन दोनों को मिला के टोटल में पूछे तो टोटल में हानि 6.25%। ठीक, तो ये टोटल हानि है, मतलब 16 में खरीदे, एक की हानि और 15 में बेचे। अब सोचो, पहली चीज 1500 में बिकी, दूसरी भी 1500 में बिकी, तो टोटल एसपी हो जाएगा 3000, और टोटल एसपी रेशियो में क्या है 15, तो 15 रेशियो की वैल्यू 3000, तो एक रेशियो की वैल्यू 15 दूनी 30, 200। तो हानि हुई है एक रेशियो 200, तो कितने की हानि हुई है 200 की। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। एक अंकगणित प्रगति के पहले 17 पदों का योग क्या है जिसके 10वें और 6वें पद क्रमशः 21.25 और 17.25। ठीक है। अब देखिए, ये जो अंक गणितीय प्रगति लिखी है इसको हम लोग कहते हैं एपी। एपी का मतलब होता है समांतर श्रेणी। तो अगर कोई श्रेणी समांतर श्रेणी है तो समांतर श्रेणी का 10वां पद है 21.25 और 6वां पद है 17.25। तो अगर ये श्रेणी समांतर है तो समांतर श्रेणी में देखिए छठे पद से 10वां पद, यानी कै पद का डिफरेंस हुआ 4। ठीक, और 17.25 से आप पहुंच गए 21.25। ठीक, छठा पद है 17.25, 10वां पद है 21.25, तो डिफरेंस कितना बढ़ा 17 4 21, डिफरेंस बढ़ा 4 का। और पद छठे से 10वां, तो कै पद बढ़े 4, 4 पदों का 4 का डिफरेंस है, तो एक पद में 1 का डिफरेंस, तो प्रत्येक पद का डिफरेंस आ गया 1। तो ये डी की वैल्यू क्या हो गई 1। अब अगर डी बराबर 1 हो गई, अब सोचिए 17 पद हैं, तो 17 में 8 पद इधर हो गए, 8 पद इधर हो गए 16, और बीच वाला पद है 17वां। ठीक, तो जो बीच वाला पद है 8 पद ये हो गए, तो ये पद होगा 9वां, तो 9वां पद ही आपका एवरेज है। अब देखिए 9वां पद कैसे निकालेंगे, जैसे 10वां पद है आपका 21.25, एक पद पीछे चले जाओ तो 21 में एक घटा लो तो हो जाएगा 20.25, तो आपका एवरेज आ गया 20.25। ठीक, अब पूछा है पहले 17 पदों का योगफल। ठीक, तो समांतर श्रेणी के पदों का योगफल, समांतर श्रेणी के पदों का योगफल ये होता है एवरेज इंटू पदों की संख्या। तो एवरेज आया है आपका 20.25 और पद आपके पास है 17, 17 से कर दो गुणा, करो गुणा। ठीक है, 17 17 पचे 85 का 5, 17 दूनी 34 और 8 42 का 2। ठीक है, और 17 जीरो जीरो आया 4, 17 दूनी 34, तो आपका टोटल आ गया 344.25। आंसर कौन सा हो गया सी। इस सवाल को देखें, देखें क्या दिया है। एक आपको एक आपको डायग्राम दिया गया, इस डायग्राम में कहे हैं ठीक कि दिया गया रेखा आलेख विभिन्न शहरों में कार्यरत और बेरोजगार युवाओं की संख्या को 1000 में दिखाता है। ठीक है, जो कार्यरत हैं और जो बेरोजगार हैं। अब देखिए कार्यरत वाला ये है, मतलब ये है कार्यरत। ठीक है, जो लोग कार्यरत हैं उनका ग्राफ ये, और जो बेरोजगार हैं उनका ग्राफ ये। अब पूछा है चेन्नई में कार्यरत युवाओं की संख्या बेंगलुरु में कार्यरत युवाओं की संख्या का कितना प्रतिशत है। तो देखो चेन्नई में कार्यरत है 240, ठीक है, और बेंगलुरु में कार्यरत है 217, तो चेन्नई वालों की संख्या बेंगलुरु वालों की संख्या का कितना परसेंट है।
तो चेन्नई वाले ऊपर, बेंगलुरु वाली नीचे। इसको परसेंट में बदलना है। 0 0 काटो, 3 अठे 24, 3 नवा 27। तो फ्रैक्शन आ गया 8/9। ठीक, ये परसेंट नहीं है, ये फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन में 1/9 को कहते हैं 11 1/9%। हमारा है 8/9, तो इसमें 8 से गुणा करो। 11 अठे 88 सही 8/9%। ठीक है, तो 88 सही 8/9%। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? बी, क्योंकि 88 से ज्यादा यही दिख रहा है। तो आंसर कौन सा हो गया? बी। एक और सवाल देखिए। यक्स और वाई मिलकर, यक्स और वाई मिलकर 20 दिनों में काम करते हैं। वाई और जेड मिलकर 24 दिनों में काम करते हैं। ठीक, 20 और 24 का एलसीएम 120। इसकी स्पीड आ गई 6, इसकी स्पीड आ गई 5। इसके बाद देखो, आदमी है एक्स वाई जेड 3, इक्वेशन है 2। तो अगर 3 आदमी है तो 3 इक्वेशन चाहिए। तीसरी इक्वेशन इसके बाद दी, क्या दिए हैं? एक्स 10 दिन काम करे और फिर वाई 18 दिन काम करे, उसके बाद जेड 13 दिन काम करे, तो काम पूरा हो जाएगा। तो काम पूरा करने का तरीका है कि 10 दिन एक्स करे तो 10x, उसके बाद 18 दिन वाई करे तो 18y, उसके बाद 13 दिन जेड करे तो 13z। इन्होंने मिलकर काम पूरा किया। पूरा मतलब कितना? 120। अब स्पीड निकालो। स्पीड हमें x प्लस वाई की मालूम है। तो जैसे ये 10x है, तो 18y को तोड़ो, 10y प्लस 8y, ये हो गया 18y। ऐसे ही 10x और 10y में 10 ले लेंगे कॉमन, तो बन जाएगा x प्लस वाई। फिर यहां है 8y, तो 13z को तोड़ो, 8z प्लस 5z, 8 5 13z, ये बराबर है 120। अब इन दोनों में अगर हम 10 कॉमन ले लें, तो अगर 10 कॉमन लेंगे तो बचेगा x प्लस वाई, फिर प्लस। अगर इन दोनों में हम 8 कॉमन ले लें तो बचेगा y प्लस जेड। इसके बाद है प्लस में कितना? 5z बराबर है 120। अब देखो, x प्लस वाई की स्पीड मालूम है 6, तो 6 गुणे 10, 10 छक्का 60। y प्लस जेड की स्पीड है 5, तो 5 अट्ठे 40, और प्लस है 5z बराबर 120। 60 40 100, 100 जाके घटाओ तो बचा 20, तो 5z बराबर 20। तो काटो 5 चौको 20, तो z की स्पीड आ गई 4। अब अगर z की स्पीड है 4, तो y प्लस जेड की मिलकर है 5, तो 4 है z की, तो इसकी बची 1। अब अगर y की स्पीड आ गई 1, तो x और y की मिलकर 6 है, तो इसकी 1 है, तो इसकी कितनी बची? 5। अब x की 5 हो गई, y की 1 हो गई, z की 4 हो गई। सबकी स्पीड हमें मालूम हो गई। अब कहा है कि x और z से मिलकर 75% काम कराना है। ठीक, तो 75% काम कराने का समय, तो पूरा काम कितना है? 120। हमें कराना है इसका क्या परसेंट? 75%। तो जो काम कराना है वो ऊपर, कराना किससे है? x और z से। तो x और z की मिलकर स्पीड 5 4 9, 9 से करो डिवाइड। अब परसेंट हटेगा तो बटे में आएगा 100। 25 तिया 75, 25 चौको 100, 3 एकम 3, 3 तिहाई 9। अब काटो 4 तिहाई 12, 12 दहम्मा 120। तो कितने दिन में काम होगा? 10 दिन में। आंसर कौन सा हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पहला पद है 64 और सार्वनुपात है 3/4, तो जीपी का चौथा पद। देखिए, गुणोत्तर श्रेणी होती है ए इंटू आर, ए इंटू आर स्क्वायर, ए इंटू आर क्यूब। गुणोत्तर श्रेणी में किसी एक आर से हर बार गुणा करते हैं, और आर को ही कहते हैं सार्वनुपात। ठीक, तो गुणोत्तर श्रेणी में जो सार्वनुपात होता है
उसका गुणा करते जाओ, अगला पद मिलता जाएगा। तो इनका पहला पद क्या है 64, पहला पद 64। अगर 3/4 से गुणा कर दो यानी r से, तो ये दूसरा पद हो गया। फिर r से गुणा कर दो, ये तीसरा पद हो गया। फिर r से गुणा कर दो, ये चौथा पद हो गया। ज्योमेट्रिक सीरीज में r से गुणा करते जाओ, अगले पद मिलते जाएंगे। तो ये है पहला पद, r से गुणा कर दिया तो दूसरा, फिर गुणा कर दिया तो तीसरा, फिर गुणा कर दिया तो चौथा। अब 4 चौक 16 चौको 64, 64 64 कट गया, 3 तिहाई 9 तिया 27, तो चौथा पद आया 27, आंसर हुआ डी। ठीक है, देखें अगर आप लोगों को सभी सवाल बहुत अच्छे से समझ में आते हैं तो आप बढ़िया सा कमेंट लिखें, बढ़िया सा मुझे प्रोत्साहन दें कि हाँ सर सारी बातें समझ में आ रही हैं, पढ़ाने का ढंग अच्छा है। अगर कहीं कोई कमी दिखती है तो वो कमी भी कमेंट बॉक्स के माध्यम में मुझे मिलनी चाहिए। तो जो आपको अच्छा बुरा लगे, ठीक है, अगर अच्छा है तो फिर तारीफ भी ढंग से हो, अगर कोई कमी है तो वो कमी भी खुलकर आए, क्योंकि अभी क्या है आप लोगों के थ्रू ही मुझे इंप्रूवमेंट करना है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने जानने वालों तक शेयर जरूर करें, और वीडियो लगातार कंटिन्यूटी से मैं आपको देता रहूं, ये मेरी ड्यूटी है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है, ये एक पाई चार्ट है, ये पाई चार्ट डिग्री में है। काहे में है? डिग्री में है। लिखा है पाई चार्ट में 5 दिनों में बेची गई कुल आइसक्रीम 9000। तो इसमें टोटल 9000 आइसक्रीम बेचे हैं। अगर कोई पाई चार्ट डिग्री में है तो डिग्री का टोटल होता है 360, और इस पाई चार्ट का जो टोटल है वो आइसक्रीम में है 9000। तो टोटल आइसक्रीम हमारे पास कितनी है 9000। टोटल आइसक्रीम है 9000 और टोटल डिग्री है 360। तो ये हमारी 1 डिग्री की वैल्यू। टोटल पाई चार्ट की वैल्यू आइसक्रीम में 9000, टोटल पाई चार्ट की वैल्यू डिग्री में 360। तो आइसक्रीम ऊपर डिग्री नीचे, तो ये 1 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी। अब हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है कि मंगलवार और रविवार को बेची गई आइसक्रीम की संख्या के योग का 32% वनीला थी। मंगलवार और रविवार इन दोनों दिनों में बेची गई कुल संख्या का 32% है वनीला। तो पूछे हैं वनीला आइसक्रीम की संख्या। तो मंगल और रविवार को मिलकर बेची गई संख्या है 125 प्लस 75, 200 डिग्री। तो ये 1 डिग्री की वैल्यू है, हमने 200 डिग्री की वैल्यू निकाली। तो ये टोटल हो गया दोनों दिनों का। इसका 32% वनीला है, तो इसका 32% निकालो, गुणे 32/100, ये वनीला की संख्या आ गई। जीरो काटिए, 1 2 3, 1 2 3, 9 से काटो 9 चौक 36, 4 से काटो 4 8 32, यहां 8 यहां 2, 8 दूनी 16, तो आ गया 1600, आंसर हो गया बी। अगले क्वेश्चन पर आए, देखिए 2019 में रोशनी की इनकम इतनी थी, उसने अपनी इनकम का 36% खर्च किया और शेष बचाया। 2020 में रोशनी की आय 40% बढ़ी और आय का 40% उसने खर्च किया, तो उसकी बचत में परिवर्तन का प्रतिशत बताइए। तो अगर आपको आंसर प्रतिशत में देना है तो ये रुपया कभी भी यूज नहीं करना है। जब कभी भी सवाल का जवाब परसेंट में देना हो तो वैल्यू या रुपया यूज करना जरूरी नहीं होता है। तो अगर ये रुपया यूज करोगे तो सवाल बड़ा हो जाएगा। पूछा परसेंट है तो इसका मतलब यूज ही मत करो। ठीक, अगर आंसर परसेंट में देना है तो। अब देखो कहा है 2019 में रोशनी ने अपनी इनकम का 36% खर्च किया। तो रोशनी की इनकम मान लो 100, तो खर्चा हुआ 36, तो बचत हुई 64।
फिर 2020 में इनकम 40% बढ़ गई, तो इनकम 100 से बढ़कर हो गई 140, ठीक। और आय का 40% खर्च किया, 140 का 40% निकालो, 14 चौको 56, ये 56 खर्च कर दिया है। 140 में 56 खर्च कर दो तो आपका बचा कितना, 140 में से 56 घटाओ 84। अब देखो, अब पूछा है बचत में परिवर्तन। पहले बचत थी 64, अब है 84। 64 से 84 हुई तो बचत कितनी बढ़ी, 64 से 84 कितनी बढ़ी, 20। तो 20 की वृद्धि हुई कहां से, 64 से, ठीक। तो वृद्धि का फ्रैक्शन 4 पंचे 20, 4 से काटो 16 चौको 64, तो बचत में वृद्धि का फ्रैक्शन आया 5/16। अब देखो 1/16 को कहते हैं 6.25%। तो अगर 5/16 है तो 1/16 को ये कहते हैं, तो 5/16 है तो 5 से गुणा कर दो, गुणा करो, ठीक है। 6 पंचे 30, 25 पंचे 125, तो गुणा करो तो आ जाएगा 31.25%। तो बचत में वृद्धि 64 से 84, तो वृद्धि हुई है, वृद्धि हुई है 5/16। 5/16 को परसेंट में बदलो 31.25। याद रखना 1/16, 1/16 को क्या कहते हैं, 6.25, तो 5/16 को क्या कहेंगे, 5 से गुणा मार दो। आंसर हो गया 31.2% की वृद्धि, यानी कि डी। अगला क्वेश्चन देखिए, महेश ने 4500 की लागत पर दो वस्तुएं P और Q खरीदी। P और Q दो वस्तुएं खरीदी और दोनों का टोटल CP है 4500। 4500 दोनों का टोटल CP है। फिर लिखा है P को 30% प्रॉफिट लेकर बेचा, Q को 20% प्रॉफिट लेकर के बेचा और वह कुल 24% का लाभ लेता है। तो एक पर लाभ 30%, दूसरे पर लाभ 20% और दोनों को मिला के टोटल पर लाभ 24%। तो दो पार्ट हैं, दोनों पार्टों का टोटल है, एलिगेशन लगा के रेशियो निकाल लो। 24 में 20 घटाओ 4, 30 में 24 घटाओ 4, तो रेशियो आया 4/6। 4/6 को काटो, 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6। तो पहली वस्तु का रेशियो 2, दूसरी का रेशियो 3। अगर ये प्रॉफिट हैं तो रेशियो हमेशा रेस्पेक्टिव वैल्यू के आते हैं। तो अगर ये प्रॉफिट हैं तो प्रॉफिट होता है सीपी पर, तो इसलिए ये रेशियो किसके आए, सीपी के। रेशियो सदैव रेस्पेक्टिव वैल्यू के आते हैं। प्रॉफिट या लॉस हमेशा किस पर होता है, सीपी पर। तो प्रॉफिट या लॉस के लिए रेस्पेक्टिव वैल्यू है सीपी। तो जो ये रेशियो आए हैं ये सीपी यानी क्रय मूल्य के। तो P का क्रय मूल्य 2 और Q का क्रय मूल्य 3, तो दोनों का टोटल क्रय मूल्य 3 2 5। तो दोनों का टोटल सीपी रुपए में 4500, दोनों का टोटल सीपी रेशियो में 5, तो एक रेशियो की वैल्यू आ गई 900। अब पूछा है P और Q के लागत का अंतर, तो इसकी लागत 2 रेशियो, इसकी लागत 3 रेशियो, दोनों का अंतर 1 रेशियो। लागत का अंतर 1 रेशियो और 1 रेशियो की वैल्यू 900। तो आंसर कौन सा हुआ, सी। तो ये रहे, ठीक है, आज के यूपीएसआई स्पेशल सुपर 10 के 10 सवाल। उम्मीद करता हूं कि ये 10 सवाल आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करिए। बढ़िया सा आप लोग कमेंट लिखें, मुझे प्रोत्साहित करें। मैं लगातार आप लोगों को स्पेसिफिक क्वेश्चंस देता रहूंगा। कोशिश यही है कि यूपीएसआई में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन मेरे पढ़ाने के आधार पर आप लोग कर सकें। तो उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी सब बातें अच्छे से समझ में आएंगी। वीडियो को इतने ध्यानपूर्वक देखते रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।